हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी कर ली है। हम लोगों ने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय मास परसेंट, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सभी चीजों का स्टडी कर लिया है। अब इन कंसंट्रेशन टर्मों में कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन सा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हमें एक छोटी छोटी बात समझनी होगी पहले। तो छोटी छोटी बात क्या है उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो छोटी बात क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, आपको मालूम है कि जब टेम्परेचर राइज करता है, when we increase the temperature, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करती है? ये जनरली ऐसा केस होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सब्सटेंस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना। जैसे मान लो कि आप बात करते हो, जैसे एक सब्सटेंस है, मेटल हमने ले लिया, मेटल को मैंने मेल्ट कर दिया। अब मेटल जब मेल्ट करेंगे अपन तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू करेंगे। पहले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी मेटल्स के पार्टिकल की, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। मतलब क्या है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर रहा है। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस। इट मींस हम लोग कह सकते हैं, अब इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस आधार से हम लोग कह सकते हैं कि वह कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम एसोसिएटेड है, जिसमें वॉल्यूम एसोसिएट है, वह कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम एसोसिएटेड है वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, तो वह कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम एसोसिएटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं, जैसे मान लो मेरा मास अगर 65 केजी है, अगर मुझे 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दिया जाए तो मेरा मास 65 केजी ही होगा। इट मींस मास वेरी नहीं करता टेम्परेचर के राइज करने से। तो अगर मास नहीं इफेक्ट होता है, mass is not affected by the temperature, therefore we can say that those concentration term which is associated only with mass, वह concentration term जो केवल mass से associated होगा, वह concentration term temperature independent होगा। तो टेम्परेचर के आधार पे concentration term हमें दो तरह का प्राप्त होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो उसी की बात हम लोग करते हैं। उससे पहले हम छोटी छोटी बात की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो छोटी छोटी बात की जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आप आसानी से बातों को क्लियर समझ पाएंगे। तो वो छोटी सी जानकारी क्या है, बात ध्यान से समझिएगा। मैं छोटी छोटी बात आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सिंस वॉल्यूम इज affected by temperature, since volume is affected by temperature, therefore we can say that those concentration term, we can say that those concentration terms which are associated with volume are
टेम्परेचर, मैंने शॉर्ट में लिखा है आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, मैंने सिंपल सा बात लिखा है बच्चों, इसको समझो। हमने लिखा सिंस वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यद्यपि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर द्वारा इफेक्ट होता है, इसलिए देयरफॉर वी कैन से दैट, इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वह कंसंट्रेशन टर्म जो किससे एसोसिएट होगा, वॉल्यूम से, दोज कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विथ वॉल्यूम आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर? अब इसी को हम दूसरे तरफ भी लिख सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट केस के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं मास टेम्परेचर से डिपेंड, टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट वेयर एज, पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा वेयर एज मास इज नॉट affected, mass is not affected by temperature, mass temperature से affect नहीं होता, whereas mass is not affected by temperature, therefore those concentration terms which are associated only with mass are temperature independent concentration term, are temperature independent concentration terms। क्लियर? तो बात हमें पता चली कि वह कंसंट्रेशन टर्म जो मास से एसोसिएट होगा, मास तो इफेक्ट होता नहीं टेम्परेचर द्वारा, मास चेंज नहीं करता टेम्परेचर के चेंज होने से, तो अगर मास चेंज नहीं करता टेम्परेचर के चेंज होने से, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं ना कि वह कंसंट्रेशन टर्म जो मास से एसोसिएट होता है केवल, वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वॉल्यूम तो इफेक्ट होता है जी जनरली, तो वह कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम से एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो ये दो बातें हमें क्लियर समझ में आई हैं। अब इसी दो बात को लेकर हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है वो दो तरह का होता है टेम्परेचर के आधार पे। ठीक है, तो बच्चों कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस पे बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, तो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, आपने सारे कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला अच्छे से देख लिया है लास्ट लेक्चर में। बच्चों आज के क्लास में उसी को हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ लेते हैं कि कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन टर्म होता है और कौन सा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होने वाला कंसंट्रेशन टर्म होता है। ठीक है, तो ये दो बात हम लोग पढ़ेंगे और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझे, बारीकी से समझे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी इस लेक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप पीछे के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते रहेगा और रिवाइज होते रहेगा। फॉर द रिवीजन यू कैन click on the link below in the description box by getting knowledge of previous videos। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझो। तो हमने क्या कहा कि जो वॉल्यूम एसोसिएटेड होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जो केवल मास एसोसिएटेड होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ
temperature we can say that there are two types of concentration term, that is temperature dependent and temperature independent। तो इसकी बात हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इस दो बातों को लेकर हम लोग कह सकते हैं on the basis of above concept we can say that on the basis of above concept we can say that concentration terms are of two types on the basis of टेम्परेचर। तो कौन कौन होगा दो टाइप, वो चेक कर लो आप, इसको ध्यान से समझो। तो कौन कौन होगा दो टाइप, इसको समझते हैं। तो आपका पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर पे कौन सा कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करेगा, तो आप लोग पहले क्लियर कर लियो कि सर जो वॉल्यूम एसोसिएटेड होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा वॉल्यूम एसोसिएटेड टेम्परेचर पे डिपेंड, इसलिए करेगा ना क्योंकि टेम्परेचर के राइज होने से, टेम्परेचर में चेंज होने से वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, इसलिए क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं वो डिपेंडेंट होगा। पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा है अपने पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन होगा, तो जो मास से वॉल्यूम से एसोसिएटेड होगा। तो हमने सबसे पहला लिखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या लिखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम इफेक्ट होता है टेम्परेचर से, इसलिए ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सेकेंड लिखा हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड लिखा हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ लिखा हमने बच्चों आपका मोलारिटी। ये मोलारिटी कैसे है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एसोसिएटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉर्मेलिटी। अब ये नॉर्मेलिटी कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, पर लीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम जो है पर लीटर, तो वॉल्यूम एसोसिएटेड है ये भी, ठीक है। अपन फिर बात करते हैं अगला फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। पीपीएम बाय वॉल्यूम। पीपीएम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में पार्ट्स पर मिलियन। फिर हमने लिखा पीपीबी, ये आपका बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एसोसिएटेड पार्ट्स पर बिलियन होगा तो वो भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने 9th नंबर में लिखा है बच्चों डेंसिटी। क्या लिखा हमने, डेंसिटी लिखा है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम एसोसिएटेड है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने लिखा बच्चों स्ट्रेंथ। क्या लिखा है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, 1000 ml सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी वॉल्यूम एसोसिएटेड स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म आपने देखा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की। सबसे पहला हमने लिखा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मास फ्रैक्शन। क्या लिखा हमने, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है, W/W है, मतलब ये केवल मास एसोसिएटेड है। सेकेंड हमने लिखा बच्चों आपका मास बाय मास परसेंट, बोले तो W/W%। ये केवल मास एसोसिएटेड, इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, मास के वेरिएशन टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण नहीं होते, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आपका है पीपीएम। अगर पीपीएम बाय मास हो, मतलब मास के टर्म में पीपीएम को डिफाइन किया जा रहा हो,
डिटरमाइन किया जा रहा हो तो पीपीएम उस केस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा पीपीबी। ये पीपीबी भी बाय मास, मतलब मास के टर्म में अगर पीपीबी को केवल डिफाइन किया जा रहा है तो मास टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हमने लिखा मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी क्या है सर? मोलालिटी है पर केजी सॉल्वेंट। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये भी मास एसोसिएटेड है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हमने लिखा बच्चों मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बच्चों, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स जो है मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मोल्स बेसिकली मास के टर्म में ही डिटरमाइन किया जाता है। तो आप कहोगे कि सर मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो बच्चों कुछ इस तरह हमने आपसे बात किया। टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन आएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के टर्म में, पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में, डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ये भी वॉल्यूम एसोसिएटेड है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है वो पर 1000 ml सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। तो 10 टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हमने आपके लिए लिखे हैं, मतलब ऑप्टिमम मैंने आपके लिए कंसीडर करा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास फ्रैक्शन, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मास बाय मास परसेंट, ये भी मास एसोसिएटेड है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, मतलब मास के टर्म में इसको पार्ट्स पर मिलियन को डिटरमाइन किया जाए तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पीपीवी देख लो आप, मोलैलिटी देख लो, ये भी मास के टर्म में डिटरमाइन किया जाता है। मोल फ्रैक्शन भी मास के टर्म में डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की कैटेगरी में आएंगे और ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की कैटेगरी में आएंगे। मैं एक छोटी सी 2 इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, उसको समझना। आपने इसको समझ लिया है, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा बात आपके लिए फिर रख रहा हूं, एक छोटी सी बात, उसको समझना है, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। ये मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है आप लोग से, ध्यान से सुनिएगा। सिंस बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करेंगे हम लोग? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी, और वॉल्यूम जनरली क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज कराने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और वॉल्यूम भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ये जनरली ऐसा होता है। तो आपने कहा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखना। इसी आधार पे हमने कहा कि जो वॉल्यूम एसोसिएटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और जो वॉल्यूम एसोसिएटेड नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम ही इफेक्ट होता है टेम्परेचर के राइज करने से या टेम्परेचर के चेंज होने से। मेरी बात समझ में आई? एक छोटी सी बात और बता रहा हूं बच्चों जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काम देगा। किसी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल लिया जाता है। ठीक है, इस पे एक प्रॉब्लम भी मैं आगे करूंगा आपके लिए, इसको पहले इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, आगे इसका एप्लीकेशन करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ये सही किस हद तक है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं एक छोटी सी बात और लिख रहा हूं। फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी। और ये कहां पे यूज होगा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां पे यूज होगा। मैं तुम्हें बगल में लिख देता हूं, जनरली यूज्ड इन, कहां यूज होना है? ये जनरली यूज होगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्यूशन के लिए डिटरमाइन होता है। जनरली यूज्ड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट इज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होता है डिटरमाइन?
एक्वस सॉल्यूशन के लिए डिटरमाइंड होता है। ये छोटी सी दो बात आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटा सा पॉइंट आपको काम भी देगा कंपटीशन एग्जाम में। आपसे पूछ लेगा कि किस केस में मोलैरिटी नियरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलैलिटी होता है, तो किसके लिए? फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए। मतलब सॉल्यूशन एक्वस भी हो और क्या हो, साथ साथ डाइल्यूटेड हो। डाइल्यूटेड मतलब उसमें एडिशन किया गया हो सॉल्वेंट का, वाटर का। ठीक है, अब ठीक, चलो तो आगे हम लोग बात करेंगे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन अलग अलग तो पढ़ लिए, लेकिन मिक्सचर का कंसंट्रेशन, जैसे मोलैरिटी फाइंड करना हो, नॉर्मेलिटी फाइंड करना हो, तो वह कैसे हम फाइंड करेंगे, हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक, चलो